सो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन चैनल। और अभी हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का पीवाईक्यू, जो हमारा 2023 का पीवाईक्यू है। आपको 2024 का पता ही चल गया होगा, 2023 का भी पीक्यू कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे। याद रखना कि सारे क्वेश्चन करने आपको नहीं आएंगे एग्जाम। याद रखना कि पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब सिंपल नहीं होता है, और 1 घंटे का ही टाइम मिलता है, तो थोड़ा टफ होगा। लेकिन याद रखना कि कम से कम 20 MCQ आप सही सही ठीक ठाक कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें फेल नहीं होता है, लेकिन 20 MCQ सही कर लेना। और जो MCQ नहीं आएगा उसका आप कुछ ना कुछ करके आ जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 40 मार्क का क्वेश्चन है, 40 नंबर का होगा, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। इसमें से कौन सा फोर्स है जो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर नहीं है ना। तो 4 टाइप के फोर्स होते हैं, है ना। उसमें से जो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, याद रखना कि हमारा इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, है ना। ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, कोई मूलभूत बल नहीं होता है। बाकी सब है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और एक होता है वीक फोर्स, है ना। ये 4 के 4 होते हैं, लेकिन टेंशन कोई भी एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप करेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप है जो यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा संबंध है जो कि सही है। तो हम सबको पता है कौन सा रिलेशन सही है। तो E=mc², है ना। E=mc² इज द करेक्ट फॉर्मूला होता है ना। आइंस्टीन का फॉर्मूला था कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। पता है लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है, यानी ये प्रकाश वर्ष होता है वो डिस्टेंस का मात्रक होता है। क्या होता है कि एक साल में लाइट जितनी दूरी तय कर लेगी, इसी दूरी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। कहता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास इज यूनिट इक्वल टू, है ना। कह रहा है कि हमारा जो 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है, यूनिफाइड मास होता है, इसको किस इक्वल होता है। तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, नियरली इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना। एक प्रोटॉन का मास भी लमसम इतना ही होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ देना ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। कैसा कोई कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका है ना ही कोई यूनिट है, ना ही कोई इकाई है, ना ही कोई इसकी विमा है, ना ही डायमेंशन है, ठीक है। तो कौन सा होता है, वो होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, यानी डेंसिटी जो बोलते हैं अपेक्षित घनत्व का ना ही कोई यूनिट है, ना ही कोई डायमेंशन होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है दो चीज़ का ना। ये दो डेंसिटी का रेशियो होता है। और जब भी आप दो क्वांटिटी का रेशियो निकालोगे, दो डेंसिटी का रेशियो निकालोगे, तो यूनिट लेस होता है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन होता है ना। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है। एंगल का यूनिट होता है रेडियन होता है, और डायमेंशन नहीं होता। एनर्जी का यूनिट भी है जूल, और डायमेंशन भी है ना। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखता है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। कह रहा है देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब हमें कि वेग और समय का ग्राफ गिवन है कि एक साइड में हमारे पास वेग होगा, मतलब हमारे पास इधर वेलोसिटी होगी, और एक साइड में हमारे पास टाइम होगा, और एक फिक्स टाइम इंटरवल में पूछा बताओ इसमें कितना ये जो एरिया आएगा, ये एरिया में क्या बताएगा। तो ये एरिया हमें क्या बताता है, हमेशा विस्थापन को बताता है, हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब को बोलता है विस्थापन, ठीक है, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट तक में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। कह रहा है कि एक पार्टिकल का मोशन गिवन गया है x=80 + bt², जहाँ पर a 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और b 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि फाइंड द इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। समझ आएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और हिंदी में देख लेते हैं क्या मतलब इसका, है ना, ताकि सबको क्लियर हो जाए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कण का के चाल का समीकरण गिवन है x=80 + bt², जहाँ पर a और b की वैल्यू गिवन है। तो कह रहा है बताओ इसका ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा t = 3 सेकंड पे। तो सबसे पहले मैंने पूछा है वेलोसिटी निकालने, तो x की क्या गिवन है, तो x गिवन है 80, पढ़ लो, लिखा है प्लस bt²। पहले निकालेंगे हम वेलोसिटी, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करोगे। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे मतलब dx/dt करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, dx/dt करेंगे तो 80 का हो जाएगा a, और bt² का हो जाएगा 2bt, ठीक है। हमें कब निकालना, किस टाइम पे, जब लिखा है टाइम 3 सेकेंड हो, और a की वैल्यू पुट कर दी है। तो a की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चलो, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, और टाइम भी गिवन हमें 3 सेकेंड।
तो सर्वाइवल सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 और 3 3 9 दोनों हो जाएगा 18, तो 18 और 15 ये हो जाएगा हमारा 33 है ना 33 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला पता होना चाहिए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करने पर ये वैल्यू आई है यहाँ पर। चलो आते हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 गलत है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आप नहीं कर पाओगे, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कोई नहीं करना, इसमें सबको मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो कह रहा है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, मतलब कि हमारे साथ साथ एक पार्टिकल जो चलता है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है ना, तो मतलब ए कहता है कि इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड इज वी, कह रहा है कि एन सेकेंड के बाद इसकी स्पीड वी हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सबको पता है फॉर्मूला। तो v हो जा रहा है जब u 0 था और a कितना दिन a इंटू और कितने टाइम बाद n टाइम के बाद n सेकंड के बाद, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू जाएगा a इंटू n हो जाएगा। ठीक, ये तो आ गया। कह रहा था वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो लास्ट के 2 सेकेंड निकालना है, तो पहले देखते हैं कि लास्ट के 2 सेकेंड बात कर रहा है। तो हम जब मतलब लास्ट 2 सेकेंड मतलब होता है कि n सेकेंड के 2 सेकेंड पहले, तो हो जाएगा वी एन माइनस 2। ठीक है, अगर ये निकालना चाहे तो कितना होगा, फिर वही लगाएंगे वी पहला फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यू तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा और टाइम कितना दिया है n माइनस 2 सेकेंड पे। तो जो हमारा निकालेंगे वेलोसिटी निकालोगे n माइनस है ना, इसको n माइनस 2 लिख लेते हैं ऐसा, तो ये हो जाएगा a इंटू एन माइनस 2। ठीक, अब उसने हम तो देखो उसने क्या किया, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन द लास्ट सेकेंड, तो कितना चेंज आएगा है ना, तो कितना लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा v है ना लास्ट 2 सेकेंड में, तो हो जाएगा वी एन जो n सेकेंड में होता माइनस वी एन माइनस 2 सेकेंड जितनी स्पीड हो गई थी, तो n सेकेंड जो स्पीड हो गई थी वो a इंटू एन है। ठीक है, माइनस n माइनस 2 सेकेंड में कितनी हो गई थी इसकी स्पीड, यानी उसकी वेलोसिटी हो गई थी a इंटू एन माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 2a, और a के लिए कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी v बाई एन। तो ये आना चाहिए है ना, इसको बोलते हैं लास्ट के 2 सेकेंड में ये आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मत करना, एग्जाम में नहीं आएगा था क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसमें सबको बोनस मार्क्स मिलता है। कहता है इफ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी यू, कह रहा है कि हमारे पास मान लो ग्राउंड से एक बॉल को हम किक करते हैं तो ये बॉल ऊपर जाएगा। ठीक है, किस स्पीड से हमने किक किया, इसको ऊपर मारा है, कितनी स्पीड से फेंका गया, वी यू की स्पीड से। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि जब ये फुटबॉल का जब अपने उच्चतम बिंदु पर होगा तो उसका वे कितना होगा। देखो बॉल पहले ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर जैसे अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा इसकी स्पीड हो जाती है 0 होगा, उसका फिर तो वापस वो बैक ऐसे वापस आ जाता है। तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा रहा होगा उसमें इसकी स्पीड कितनी जाएगी, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, वो रुक जाता है। लेकिन जैसे जब वो नीचे से जब ऊपर मारोगे तो बॉल ये फुटबॉल की स्पीड पहले धीरे धीरे स्लो होगी, स्लो होते मतलब उसकी स्पीड कम होगी, कम होते होते 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी, उसके बाद फिर अपने वो डायरेक्शन को चेंज करेगा और फिर से नीचे आएगा, फिर से जब वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ ए एंड बी या 2 वेक्टर्स हैं, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सेलेक्शन जो कि गलत है ना, विच ऑफ प्लीज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है, तो ये गलत है ऑप्शन 3, ए क्रॉस बी नॉट नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है कभी। ठीक है, सही क्या होता है कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों हमेशा का, दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं साइन, यहाँ लगाते हैं माइनस। तो क्या था गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। उसमें पता कौन सा फॉर्मूला गलत है, सही नहीं है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ये हमारा गलत है, ये कभी नहीं होता ऐसा, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन 11 लिखता है वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एच। देखो अगर ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, तो जो अंदर के फोर्स लगता है इसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। और जो हमारा वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इसके टेंजेंट में होता है हमारा वेलोसिटी। तो इनके बीच में एंगल कितना होता है हमेशा 90 डिग्री, मतलब कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होता है हमेशा लंबवत होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इधर करेक्ट आंसर होगा।
कि एक समान गति से चल रहा है किसी पिंड का वेग सदिश और त्वरित सदिश एक दूसरे के हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए शॉर्ट टाइम, है ना। जब कोई बहुत लार्ज फोर्स किसी भी बॉडी पर एक बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, तो द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू, तो इसे हम इम्पल्स बोलते हैं ना। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम लगे, है ना, इसे लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बोलता है? तो ये बोलता है चेंज इन मोमेंटम। ये किसके बोलता है? हमेशा संवेग में ना, ये हमेशा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ये हमेशा चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। जो भी आपका आरोपित आवेग में जो इम्पल्स होगा वो हमेशा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी हमेशा चेंज इन द मोमेंटम होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 13 कह रहा है ए सेल ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास एक गन है, मान लो हमने एक गन बनाना था मेरे पास, ठीक है, चलो एक गन बना लिया हमने ऐसे करके, ठीक है, गन है ना। वास्को डिगामा का ये गन है ऐसे आप मान लो, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से हमने एक बुलेट फायर किया। अच्छा, इस गन का मास कितना है? इस गन का मास हम मान लेते हैं कि उसने कहा है कि 100 kg है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से हमने एक बुलेट फायर करेंगे, तो बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा? अब बुलेट आगे जाएगा आगे, ठीक है, बुलेट आ जाएगा आगे। इस बुलेट का मास मानते हैं स्मॉल एम, जो कितना गिवन है? 200 ग्राम गिवन इसका मास। और ये किस स्पीड से आगे जा रहा है? तो कह रहा है ये जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से। द मजल स्पीड ऑफ द सेल मतलब ये बुलेट किस स्पीड से आगे जा रहा है? कह रहा है वो 80 मीटर पर सेकेंड से आगे गया। तो कह रहा था देन कह रहा था रिकॉल स्पीड ऑफ द गन, तो कह रहा है गन किसने पीछे से पीछे जाएगा, किस स्पीड से पीछे जाएगा, वीडैश निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है रखना, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला रखना कि जो स्पीड होती है ना उसने कहा वो पीछे जाएगा, है ना। रिकॉल स्पीड का मतलब तो पीछे जाएगा, पीछे, ठीक है। तो याद रखना कि जो रिकॉल स्पीड होगी गन की स्पीड जो होगी वो होगा मास ऑफ द बुलेट स्मॉल एम इंटू स्पीड ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ द गन, ठीक है। साइन होता है माइनस, हम माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो पीछे जाता है। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, केजी में काउंट कर लेना। स्पीड कितनी की 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में रखना। डिवाइड बाय मास ऑफ द गन कितना हो गया हमें? 100 kg। तो कल तो 0 0 कैंसल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया हमारा ये 160। तो 160 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा ये 16 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ रहा है, गलत है। तो मीटर पर सेकेंड हमें पता है कि 10⁻² मीटर को क्या बोलते हैं लोग? सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं, है ना, यानी इसको आप जो लिख सकते हैं 16 और 10⁻² मीटर पर सेकेंड को बोलते हैं 10⁻² मीटर को हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं है, सी है, ठीक है। याद करना उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्स। कह रहा है इफ इट्स कह रहा है उसमें 2 फोर्स पर वो लग रहा था, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा था। कह रहा है इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर ए थर्ड फोर्स F3 इज गिवन बाय। कह रहा है जैसे उस पर आपने एक तीसरा फोर्स F3 लगा दिया, वो उसका स्पीड यूनिफॉर्म हो गया। स्पीड है ना, यूनिफॉर्म मोशन में आने का मतलब है कि नेट फोर्स 0 कितना हो गया? कह रहा है नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो कह रहा बता व्हाट द वैल्यू ऑफ F3 कितना होगा, ठीक है। नेट फोर्स 0 का मतलब होता है कि फोर्स F1, है ना, प्लस फोर्स F2 प्लस फोर्स F3 इज इक्वल टू 0। यानी जो F3 फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ F1 प्लस F2, ठीक है। दो को लेके हमें राइट साइड हो जाएगा माइनस साइन कॉमन ले लिया, F1 प्लस F2 कर लेंगे, यानी माइनस ऑफ F1 प्लस F2। अब F1 F2 कैसे ऐड करोगे? तो 2i प्लस 3i कितना हो गया? 5i। सिंपल ऐड कर दे रहे आई को आई साथ, ठीक है। -5j -4j बन जाएगा -9j, ठीक। देखो एक साइन माइनस पहले से बाहर है,
तो ये बन जाएगा -5i और माइनस माइनस बन जाएगा +9j। ये होगा हमारा F3 की वैल्यू। तो जो F3 की वैल्यू कितनी होगी, जो F3 की वैल्यू है वो हो जाएगी -5i + 9j। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट हो जा रही थी, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में आ जा रहा था इसलिए। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थानिक घर्षण गुणांक 0.2 है। कह रहा है एंड द ट्रेन फ्लो रिच, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बॉक्स एंड द ट्रेन का जो है वो कितना गिवन 0.2, मतलब कि एक ट्रेन चल रहा होगा, मान लो एक ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का पहिया बना लो, इस पर एक बॉक्स रखा है। कह रहा है इसका जो बॉक्स रखा है, बॉक्स इस ट्रेन के अंदर, इसका जो सरफेस है, इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2। तो कह रहा था मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, है ना, सच दैट कि ये रुका रहे, तब ये ना चले, है ना। तो हम कहते हैं कि अगर मान लो अगर ये एक से आगे चल रहा होगा, ठीक है, ठीक, अगर तो कह रहा है कि कितना होना चाहिए इस एक मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये बॉक्स रुका रहे। तो जो ए की वैल्यू होगी वो किसके होनी चाहिए, आपने सिंपल सी बात है म्यू इंटू जी के। ठीक है, ये के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है, कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर आपका एन, नीचे लगेगा एम जी। ठीक है, तो जो एम ए होगा वो किसी को होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए था आपका म्यू इंटू एन के। ठीक है, जो नेट फोर्स लगेगा उस पर वो एम ए किसके होना चाहिए, म्यू जी के इक्वल होना चाहिए। म्यू जी नहीं मतलब कि आपका म्यू इंटू एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ए और म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के लिए कितनी होती है, एम इंटू जी कर लोगे यहाँ से, तो एम से एम कैंसिल, तो एक के लिए कितनी आएगी म्यू इंटू जी। मैंने पहले बताया था शॉर्टकट में, तो म्यू के लिए 0.2 और उसने जी के लिए कहा उसने 10 ले लो, तो वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल ए की वैल्यू म्यू इंटू जी कर लो। ठीक है, तो आई होप आपने पढ़ा होगा सब चीज़ें, तो आपके ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए सब चीज़ें। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16। लिखता है द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फिक्शनल फोर्स ऑलवेज रिजल्ट इन। जब भी आप फिक्शनल फोर्स सेकेंड जब भी वर्क करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा ये होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपका हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। आपने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं बनाने लायक है, इसमें सिंपल ही रखना। ठीक है, तो कि आपका जो भी फ्रिक्शन लॉस होगा हमेशा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होगा। लिखता है ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स। कह द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी एट ए डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। यानी हम जो डिस्टेंस गिवन का है वो कितना है 4 मीटर, मतलब और अलोंग वाई एक्सिस मतलब 4j, है ना, वाई एक्सिस का मतलब है 4j मीटर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला पता है एफ डॉट डी होता है, मतलब कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट पता होगा एफ के लिए कितनी गिवन है, तो उसने कहा -i + 2j, ठीक है, +3k एंड डॉट कितना करने का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4j। तो पता है कि जब भी लगाओगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ जे वाला जे के साथ होगा मल्टीप्लाई, बाकी सब 0। तो 2j इन डॉट 4j कितना बन जाएगा 8, तो आ जाएगा 8 जूल आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 1 घंटे में आपको क्वेश्चन करना होता है, ध्यान से करना, फिर करो एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन सही कर देना और कुछ नहीं करना है, जो आता है वो करो, जो नहीं आता है उसको तुक्का मार के आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, सब पास होता है यहाँ। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 8 लिखता है ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। कह रहा है एक रेन ड्रॉप है जिसका मास 1 ग्राम है और वो कितने हाइट से फॉल कर रहा है, कितने हाइट से, 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिर रहा है, एंड हिट द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ग्राउंड को हिट कर जाता है, मतलब ग्राउंड को टकराता है। कहता है इफ़ द रेस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप देन फाइंड द वर्क डन बाय दिस रेस्टिव फोर्स, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको समझ नहीं आया क्या करना, जो क्या रखना कि हम एक थ्योरम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि
टोटल वर्क, हम जो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क है ना, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क ये इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में जितना चेंज आएगा उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ वर्क डन कौन कौन कर रहा है, तो देखो वर्क डन दो चीज़ होगा यहाँ पर। एक तो वर्क डन होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, वर्क डन बाय, वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी पर नीचे फोर्स लग रहा था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो लिखता मैं लिख लिया आर से, है ना। यही दो जो यहाँ पर दो वर्क हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। ग्रेविटी का फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mgh, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ओनली 1/2 mv²। ठीक है, ये पहला टर्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसलिए वो रेस्ट पे था। जल्दी मानते हैं कि जब वो आता है तो कैसे आता है, पहले वो रेस्ट से आता है, इसलिए तो हमारे वो जीरो था। ठीक है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv² माइनस mgh। ठीक है, जो हम यहाँ से सबको m का कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेके बन जाएगा ये v²/2 माइनस हो जाएगा gh। अब वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से करने में, लेकिन हो जाएगा, है ना। तो मास दिया था 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ kg। ठीक है, v² के दिया 50 मीटर पर सेकेंड, तो यानी करना पड़ेगा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, माइनस जी कितना हो सका 10, और हाइट कितनी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। क्रॉस सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस सॉल्व करते हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर का 2500, 2500 को 2 से भागा करो तो हो जाएगा 1250। ठीक है, ये तो हो गया 1250, माइनस हो जाएगा ये 10,000। ठीक, पूरी सर्कल तो हो जाएगा 10⁻³ और ये वाली हो जाएगी माइनस, है ना, ये आ जाएगा अराउंड आपका 8,000, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8,750 आ जाएगा ये ना, आई थिंक सही है ना, हाँ 8,750 आ जाएगा। यानी पूरी तरह से सॉल्व करने पर हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा 8.75 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा -8.75 जूल। याद रखना रेजिस्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, जो रजिस्ट करेगा वो हमेशा मोशन के अपोजिट चलेगा। जब मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट, यानी फोर्स ऊपर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा नीचे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर वो 180 डिग्री हो जाए तो ऐसा वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पर लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, वो हमने यहाँ पर यूज किया थ्योरम, वो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। लिखता है द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट और जी के लिए गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन राइज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर इच। कह रहा है कि कितना अमाउंट, जैसे हम ना घर में हम वाटर पंप लगाते हो गए, सबमर्सिबल लगा होता है जो कि पानी खींचने का काम करता है, तो हमारा जो वाटर पंप का जो पावर गिवन है पी, वो कितनी गिवन है, उसने कहा 2 किलोवाट। 2 किलोवाट मतलब 2 × 10⁻³ वाट। ठीक है, कह रहा है कि वो 1 मिनट में कितना वाटर पानी ऊपर निकाल देगा, अगर कितनी डेप्थ से पानी निकालना, में 10 मीटर डेप्थ की है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क, है ना, वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, यानी mgh डिवाइड बाई टी। हमें निकालना m की वैल्यू, कितना मास, है ना, तो m का कितना हो जाएगा, लिखेंगे p × t डिवाइड बाई gh। ठीक है, पावर दिया 2 × 10⁻³ ठीक है, टाइम उसने कहा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, और हाइट कितना गिवन है, हाइट उसने कहा है 10 मीटर। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से जो पूरा करने पर सॉल्व आएगा, हो जाएगा 6 दूना 12, तो हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 10, एक जीरो जीरो मर जाएगा तो बन जाएगा 1200। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा जो मास आ जाएगा वो हो जाएगा 1200 आपका, एक्चुअली होना चाहिए केजी, है ना। और हम ये मानते हैं कि वाटर का डेंसिटी वो कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है वो, है ना, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 kg पर लीटर होती है।
तो हम इसको 1 kg/लीटर होगा, तो इसको हम चाहे तो 1200 लीटर भी बोल सकते हैं, इसलिए, है ना। वैसे इसको यहाँ पर मास लिखना चाहिए था, वरना मास हमेशा केजी में नहीं आना चाहिए था। मास तो हमेशा लीटर में, मास का मास तो हमेशा केजी में आना चाहिए था, लेकिन उसमें देखा है लीटर, है ना। तो हम मास को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये मानोगे कि जो वाटर है ना, हमने कहा था वाटर का है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 kg/लीटर होती है, इसलिए। चलो आते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे अच्छा क्वेश्चन देखो, जैकबोर्ड का क्वेश्चन अच्छा होता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है ना, याद रखना। कुछ 20 क्वेश्चन तो आप सिंपल होंगे, बाकी क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन पेपर अब थोड़ा थोड़ा ईजी आएगा, याद रखना। कहता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, है ना। कह रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन किधर होता है। देखो एंगुलर वेलोसिटी, जो भी एंगुलर आता है, जो भी चीज़ होगा एंगुलर, रखना सब के सब एक्सियल वेक्टर होते हैं। तो जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये जो एक्सिस है इसी के डायरेक्शन में होता है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जो भी एंगुलर टर्म आता है सब हमेशा एक्सिस के अलोंग ही होता है, चाहे ऊपर या नीचे। चलो आते अगला क्वेश्चन को 21 कहता है कि व्हेन ए टॉक एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो, देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिजल्टेंट। यानी जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्न से क्या नियत होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो, ऐसा कब होगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टॉर्क का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अगर टॉर्क जीरो का मतलब है कि ये टर्म, ये क्या एल क्या है, दैट दिस सिंपल बोल सकते हैं कि अगर ये टर्म जीरो हो जाए, मतलब कि जीरो इक्वल टू dl/dt, है ना। यानी किसी टर्म को डिफरेंशिएट करने पर जीरो आ जाए, ऐसा कब होता है, जब हमारा जो एल है ये क्या है, ये कांस्टेंट हो। ठीक है, ये कब क्या हो, जब ही हमारा एल क्या हो, दिस इंप्लाइज कि एल हमारा मस्ट बी कांस्टेंट, और एल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, हम लोग कोणीय संवेग बोलते हैं, है ना। तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मतलब कि कोणीय संवेग यानी इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो उसमें डी द करेक्ट आंसर। कह रहा है एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, जैसे लीनियर मोशन में हम मास बोलते हैं, वैसे जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसमें हम लोग मास नहीं लिखते हैं, उसमें हम लोग मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, आई। तो वन इज द करेक्ट आंसर। ये पता होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन तो नहीं था ये। हाँ अगला क्वेश्चन था 23, पूछता है कि द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज, इफ मून मास वेयर टू फोल्ड its present value and all the other things remain unchanged, the period of motion moon rotation would be nearly, है ना। कहता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, 29 दिन में लगा लेता है चक्कर। कह रहा है कि अगर मून का मास 2 गुना ज़्यादा हो जाए, है ना, बाकी सब कुछ फिक्स रहे, बस जो मून का मास यानी जो चंद्रमा का मास है वो 2 गुना हो जाए, तो क्या बताओ अब उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। द पीरियड ऑफ मून रोटेशन वुड बी नियरली, अब मून को अर्थ के चारों चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला आता है, अगर नहीं पता है तो बताता हूँ। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, हम मानते हैं ना 2πr डिवाइड बाई वी। चलो यानी 2πr, और वी को बोलते हैं ऑर्बिटल। चलो ऑर्बिटल मान लेते हैं, कितना होता है ऑर्बिटल की वैल्यू होती है वो gm/r होता है, gm/r। यानी जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टी का फॉर्मूला होगा वो होता है 2π, है ना, रूट ओ, ये होता है ऊपर आर का पावर बन जाता है पूरा ये आपका 3/2, है ना, और डिवाइड बाय होता है gm। तो उसने कहा सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या करें मास को, मतलब कि जो t है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास है, ऐसा बोल सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसने बस मास को किया, बाकी सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है तो सारे टर्म को गायब कर दो, बस क्या बता दो, सिर्फ मास बचा लो m को। अब इसी से हमको सॉल्व करना है। अब देखो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो T2/T1 होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो √m1/m2 होगा, जस्ट इन्वर्सली, है ना। तो हमें T2 निकालना है, T1 कितना था पहले, 29 डेज था। ठीक है, इज इक्वल टू √m1। अगर पहले मास m था मान लो चंद्रमा का, अब कितना हो गया, उसने कहा 2 गुना कर देना है चंद्रमा के मास को, तो m2 अब कितना हो गया, वो 2m हो गया, तो m से m कैंसिल। तो T2 के लिए कितने हो गए, T2 के लिए होगी वो 29 इंटू 1/√2 हो जाएगा, है ना। कि अगर मास ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अब कम टाइम लगेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ से, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ना, 29/√2 डेज, इतना टाइम लगेगा उसको बस।
चलो अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में लिखता है टू स्फीयर ऑफ मास एम एंड एम। कह रहा है मेरे पास दो मास है, एक का मास एम है और दूसरे का मास कैपिटल एम है। कह रहा है अगर ये दोनों एयर में थे और इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो एफ था। ठीक है। कह रहा है अगर स्पेस अराउंड मास इज नॉट फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ। ठीक है। तो अगर उसके बीच में अगर हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी एक लिक्विड से बदले जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, 3 थी, तो द फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नाउ। देखो एक्चुअली तो कुछ होता नहीं है ना, अगर आपके बीच में कुछ मीडियम फिलअप कर दो तो फोर्स रिमेन्स अनचेंज, सेम रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 लिखता है इफ एमी इज अ मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ इन द रेशियो ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का रेशियो कितना होगा, यानी हमें स्मॉल जी डिवाइड बाय कैपिटल जी का रेशियो पूछा गया है। तो जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है जी इंटू एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है। हमसे जी बाई जी का रेशियो पूछा गया, तो जी बाई जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा सर ना, हमसे रेशियो पूछा था तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आते क्वेश्चन में 26 लिखता है दिस शेयर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज, है ना। अपूर्ण गुणांक को और भी क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं ना। शेयर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है। इनको अपरूपण गुणांक को हम लोग दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं। क्या द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना। तो ब्रेकिंग जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर पे, है ना। ये डिपेंड करता है मेनली आपका किस मटेरियल से बना है। ठीक है। यानी ये तार के पदार्थ पे निर्भर करता है स्ट्रेस ना। कहता है ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट, कह रहा है एक आदमी है जो नाव पर बैठा है और ना और वो तालाब में तैर रहा है। ठीक है। कह रहा है अगर अगर आदमी तालाब का कुछ पानी पी जाए तो बताओ द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। तो कह रहा है कि जो पॉन्ड का पानी का लेवल होगा उसमें क्या चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि इंसान भी अभी भी कहाँ है, इंसान अभी भी बोट पर ही बैठा है और बोट कहाँ है, पानी के अंदर ही, मतलब पानी के ऊपर ही तैर रहा है। अगर आप पानी को ना, अगर आदमी पानी पी के भाग जाता कहीं ना, या आदमी पानी को निकाल के कहीं बाहर फेंक देता तो हाइट में कुछ चेंज आता, लेकिन उसने कहा है वो पी जा रहा है, बस वो सब मतलब पी रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी उतना ही रहेगा, एज इट मीन्स सेम। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था लास्ट ईयर ना, टफ इजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा याद रखना, टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा। आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड। कह रहा है कि देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, एक फिक्स वेलोसिटी होती है ना, वीटी। क्या जब एक स्पेशल बॉडी किसी लिक्विड में फॉल करता है, गिरता है, तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड फिक्स हो जाती है, यानी जो स्पीड हो जाती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है। इस स्पीड को लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम लोग सीमांत वेग भी बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है इस समय उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसका त्वरण कितना होगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ना। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का नाम क्या था, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलो आपका अगला क्वेश्चन 31 कहता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन। कहता है जो विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ था वो किस चीज़ के बारे में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो ये कहता था कि हमारा जब भी कोई बॉडी, कोई हॉट बॉडी होगा, जब उसमें से रेडिएशन एमिट होगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट होते हैं। तो एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक मैक्सिमम रेडिएशन का, है ना, एक पर्टिकुलर रेडिएशन का ना वो बहुत ज़्यादा
एमिट होगा, मतलब कह रहा है कि उसमें बहुत सारे रेडिएशन एमिट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट होता है। कुछ ऐसा था आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो रिलेशनशिप किसके बारे में बताया था, तो ये रिलेशनशिप बताया था कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, जिसका अगर आपको ग्राफ पता होगा तो ग्राफ कुछ आपको इस टाइप से आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसा ग्राफ बनता है जहाँ पर हम लिखते हैं लैम्डा, लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो मैक्सिमम एमिशन होगा, है ना, इस पर्टिकुलर पर मैक्सिमम जो रेडिएशन एमिट होगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो ये हमारा धीरे धीरे शिफ्ट करता है आगे ना। फिर जैसे जैसे आगे जाओगे तो अगर जैसे आप इससे आगे जाओगे तो वेवलेंथ हमारा चीज़ें, जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये चीज़ कम चली जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये सब के बीच में रिलेशनशिप था, ये था अधिकतम ऊर्जा और ताप के संगत तरंग दैर्ध्य के, मतलब ऑप्शन नंबर फॉर द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, वो मैक्सिमम वेवलेंथ पे था और मैक्सिमम एनर्जी पे था। कहता है क्वेश्चन 32 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर द पीवी ग्राफ, है ना। देखो इस ग्राफ में क्या देखना, मैं पीवी ग्राफ की है और उसमें देखना कि प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं कर रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर फिक्स है, इस पॉइंट पर प्रेशर फिक्स हो गया। तो जब प्रेशर फिक्स होते से क्या बोलते हैं, इस चीज़ को लोग बोलता है आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं ना। जब यहाँ पर प्रेशर फिक्स होता है तब इसको बोलते हैं हम लोग समदाबीय प्रक्रम भी हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 का है। इसमें से कौन सा है जो मेयर्स का फॉर्मूला है, देखना मेयर्स का फॉर्मूला होता है वो CP माइनस CV इक्वल टू आर। ठीक है, CP माइनस CV इक्वल टू आर को लोग बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला ही बोलते हैं हम लोग। कहते हैं अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कि थोड़ा 23 का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कहता है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ना, बॉयल्स लॉ क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखना, कि बॉयल्स लॉ में क्या फिक्स था, तो बॉयल्स लॉ में हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या था, वो हमारा टेम्परेचर था, या टेम्परेचर हमारा बोल सकते हो कांस्टेंट था। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, समतापीय प्रक्रम भी हम लोग बोलते हैं ना, बॉयल्स लॉ, है ना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम लोग बोलते हैं। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम लगेगा करने में आपको। तो क्वेश्चन कहता है हमसे यहाँ पर कि टू वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ए वेसल ए। देखो हमारे पास दो टाइप के वेसल हैं, एक को मानते ए को मानते बी। तो कहता है द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज द ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वेसल बी। तो वॉल्यूम एक वेसल ए का मान लेते थे, मानते वॉल्यूम बी का वेसल। ठीक है, तो बी का जो वेसल है जो बी वेसल है उसका वॉल्यूम मान लो वी मान लिया, तो ए का कितना होगा, वो ट्वाइस है ना, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी। जितना वॉल्यूम बी का है उसका डबल वॉल्यूम ए का है। ठीक है, बोथ आर फिल्ड विद द सेम गैस, दोनों में सेम टाइप का गैस भरा हुआ, मतलब मान लो दोनों में हीलियम हीलियम गैस भर दिया। इफ द गैस ए इज एट ट्वाइस टेम्परेचर एंड द ट्वाइस प्रेशर इन कंपेरिजन टू द गैस बी। कह रहा है जो अब बात करते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर एट ए और बोलते हैं जो टेम्परेचर यहाँ पे बी। तो मान लो अगर टेम्परेचर बी का अगर टी है तो जो ए का टेम्परेचर वो दोगुना टेम्परेचर है। ठीक, इसे बात करते हैं अगर प्रेशर की, अगर प्रेशर अगर बी का अगर पी है, ठीक, तो उसने कहा है कि जो प्रेशर बी का होगा जो ए का होगा, है ना, प्रेशर जो ए सिस्टम का होगा वो ट्वाइस द प्रेशर ऑफ सिस्टम बी का है, या डबल डबल कर दिया। तो कहता है देन द रेशियो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए टू दैट ऑफ बी। तो कहे कि इसका जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गैस मॉलिक्यूल्स बी में होंगे, इनका रेशियो कितना होगा, मतलब Na/Nb का रेशियो कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, अब सब कुछ दे दिया गया है, बस इतना लिखना था। अगर आपने इतना लिख लिया है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पता है आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, P इक्वल टू एन आर टी ना, पी वी इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं एन आर टी, है ना, एन आर टी। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा, एन को बोल सकते हैं एन इक्वल टू हो जाएगा पी वी डिवाइड बाई आर टी। अब रख लो। ठीक है, तो अगर हम पूछेगा कि ए का डिवाइड बाई बी का पूछा है हमसे कि गैस मॉलिक्यूल्स का रेशियो कौन बता दो, तो हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा पी ए इंटू वी ए डिवाइड बाई आर इंटू टी ए डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई आर इंटू टेम्परेचर ऑफ बी। वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो प्रेशर एट ए कितना है वो हमारा 2P है, वॉल्यूम कितना है वो हमारा 2V है। ठीक है, आर हो जाएगा टेम्परेचर कितना, वो भी टेम्परेचर भी 2 टाइम्स है, डिवाइड बाई बी का प्रेशर P, वॉल्यूम B, और
गैस कोफिशिएंट आर हो गया और टेम्परेचर बी का कितना है वो टी हो गया। क्या करना है, सिंपल यहाँ पर टर्म को सिंपल और सिंपल कैंसल आउट करते हैं। तो पी वी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, और एक टी से एक टू, टू मर गया। क्या बच गया, सिंपल, सिंपल बच गया हमारा 2/1। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, 2/1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि ए व बी के गैस के अणुओं में अनुपात क्या होगा, यानी उसके संख्या का रेशो निकालता है, Na/Nb हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पर। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 36। लिखता है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए। तो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। देखो कह रहा है पार्टिकल यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, आगे जाएगा तो ए डिस्टेंस चलेगा, फिर पीछे आएगा तो फिर ए डिस्टेंस चलेगा, ठीक, ऐसे गया, फिर वापस पीछे जाएगा तो उसने फिर ए डिस्टेंस चल लिया, और फिर यहाँ से वापस आएगा तो फिर ए डिस्टेंस चल लेगा। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन कंप्लीट वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इतने टाइम पीरियड में उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस चला है, ए टोटल हो गया 4a इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, है ना। टोटल डिस्टेंस तो कितना चलेगा, 4a चलेगा। ठीक है, सबको ऐड कर लेना। चलो आते अगला क्वेश्चन लिखता है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन सा इक्वेशन सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही है, क्योंकि पढ़ा जो ए इक्वल टू होता है वो होता है -ω² होता है। ठीक है, ए को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलता है d² डिवाइड बाई dt² भी लिखते हैं। इक्वल टू हो जाएगा -ω²। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये गति का समीकरण है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, गलत मत करना। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 38 लिखता है ये पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इसे को पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कण का जो अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात। देखो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, अगर साइन की बात नहीं करें तो होता है ω²a, ठीक है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ω/a। ठीक है, हमसे इसका रेशियो पूछ लिया गया है तो रेशियो निकाल लो कितना आएगा। तो इसका रेशियो निकालने पर कितना बन जाएगा, तो निकाल तो हो जाएगा, देखो ए से ए मर जाएगा, ओमेगा से ओमेगा मर जाएगा, आंसर आएगा ओनली ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका। चलो अगला क्वेश्चन 39 लिखता है व्हेन साउंड इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन एयर टू वाटर विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज। कह रहा है जब साउंड वेव है अगर एयर से वाटर में जाएगा, मतलब अभी मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ एयर में, ठीक है, अगर आप नीचे पानी रखा है तो पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। तो कह रहा है कि इससे लाइट कहाँ जा रही है, यानी हमारा जो साउंड है वो साउंड कहाँ जा रहा है, साउंड जो हमारा वो एयर से वाटर के अंदर जा रहा है। तो क्या है जो साउंड की नहीं बदलेगी कभी भी, तो साउंड की फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। ये क्लास 12 में पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स आएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स में भी ये काम आता है कि फ्रिक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं साउंड वेव बोलते हैं, इनको हम ध्वनि तरंग बोलते हैं, वहाँ पर उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, वहाँ पर उनको तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं इसको। ठीक है, और लास्ट का क्वेश्चन लिखता है ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 5 sin 100πt - 2πx। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ इसका मैक्सिमम, इसका अधिकतम वेग कितना होगा, अधिकतम वेग का पूछा गया हमसे, फॉर्मूला कितना होगा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था कुछ पहले, क्या होता है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ω/a। ठीक है, देखो ओमेगा कौन है, ये तो ना ओमेगा, इसी को तो बोलते हैं ओमेगा ए, कि वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a sin, है ना, ω t - kx। ठीक है, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर देखो तो 100 हो जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा ना, 100π है ना, 100π, तो ओमेगा की वैल्यू 100π है पूरा, और तो 100π इंटू, तो करते थे, तो जहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो हो जाएगी 100 इंटू पाई है, और ए की वैल्यू वो हमारे पास 5 गिवन है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 500π, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये टोटल 40 क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था। तो 23-24 का पेपर अच्छे से कर लो, टाइम मिलेगा तो कल हम 2022 वाला भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है। बाकी तरह से बाकी अदर सब्जेक्ट का पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप उसके सोल्यूशन आप पढ़ लेना ना, बुक से एनसीईआरटी ढूंढ ढूंढ के सर्च करोगे तो आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको बाकी का पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर लेना।